नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इनविजिबल डिजीज़ की जो बहुत सारे लोग जिससे लड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की। दोस्तों, देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन मरीज़ अंदर से टूट चुका होता है। अगर उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स देखें तो वो भी नॉर्मल होती हैं। क्या होता है इतनी थकावट का कारण और कैसे इसे मैनेज किया जा सके, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से, जो कि जाने माने पेन स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, आपके पास हमारे आने का मकसद था कि आप पेन को मैनेज करने के लिए बहुत बेहतर जो काम है वो कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, जब हम एक स्पेसिफिक कोई कार्य करते हैं जहाँ हम प्रॉपर सो नहीं पाते हैं तो थकावट सी महसूस होती है, लेकिन लगातार जो थकावट बनी रहती है उसका क्या कारण होता है? अनु जी, ऐसा है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है ये अपने में एक ऐसी एंटिटी है कि मतलब जहाँ पे पेशेंट पूरे दिन थकावट में ही रहता है, फुल थकावट में रहता है। मतलब अगर आप देखेंगे मॉर्निंग से जैसे वो नींद से उठते हैं तभी से उनमें थकावट रहती है, और इवेंचुअली जैसे डे पास करता है तो थकावट बढ़ती रहती है। लगातार बनी। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज हैं, मेडिकल कॉजेज हैं, मतलब हर एक अगर एंगल से देखे जाए तो। पर आपको जब भी इस टाइप का कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मैं सर मैं बहुत थकावट में फील कर रहा हूँ, पूरा दिन थकावट होती है, नींद आती रहती है, बदन में दर्दें होती हैं, तो आपके माइंड में कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हो सकता है कि ये मेडिकल कंडीशन शायद रिलेटेड हों इस बीमारी के साथ। अब ऐसी मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी है? बहुत कॉमनली एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि उसमें भी सेम फटीगनेस होती है, उसमें भी सेम जो चीज़ है, दर्दें पूरे शरीर में होती है, सवेरे से शुरू हो जाती हैं, शाम तक रहती हैं। ये कंडीशन भी बहुत कॉमन है और प्रेवलेंट है इन केस ऑफ द फीमेल्स। जैसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम प्रेवलेंट है इन केस ऑफ द फीमेल्स, तो फाइब्रोमाइल्जिया भी कॉमन है फीमेल्स में। इसका जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन है। अदर देन दिस, अगर आप देखें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं मतलब जहाँ पे आप मॉर्निंग में शायद बेटर थोड़े से होते हैं, फिर आपके इवेंचुअली दिन में जो है वो आपकी थकावट बढ़ती है और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये भी एक डिजीज़ है जहाँ पे आपके शरीर के अंदर ही कुछ तत्व जो है जो आपकी एनर्जी बनाते हैं, आपकी एनर्जी पूरा दिन की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते चले जाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मिमिक करती हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को। पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में होता क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। सर, आपने कहा कि कोई भी एक कारण जो है वो पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इस कारण हमें थकावट जो है लगातार बनी रहती है। सर, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा लक्षण जो इंडिकेशन देता है इस बीमारी की? देखिए, इसमें आपको क्या होता है कि आपको यूजुअली रूल आउट करने पड़ते हैं कॉजेस। बहुत बार ऐसा, मैंने जैसे आपको दो कंडीशन अभी बताई, एक तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में भी सेम फटीग सिंड्रोम पूरा दिन रहता है, क्योंकि आपका थायराइड की लेवल जो है वो बहुत हद तक मतलब TSH आपका बढ़ गया होता है, तो आपके सेम फटीग, थकावट, मस्कुलर क्रैम्प्स पूरे दिन लगे रहते हैं आपको, तो आपको रूल आउट करना पड़ता है। तो कुछ आपको बायोकेमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे जो आपके चीज़ों को रूल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको थायराइड का प्रोफाइल करवाना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा जो है माइस्थेनिया ग्रेविस के अपने पर्टिकुलर टेस्ट है वो करवाने पड़ेंगे, अगर आपको ये कंडीशन आपको बड़ी देर से चल रही है। पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हम कब कैसे कहते हैं, मतलब कम से कम इसमें 6 मंथ्स का वक्फा होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि मैं अभी कल का ये 2-4 दिन से फटीग फील कर रहा हूँ तो मैं सीधा अपने आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहूँ, तो ऐसा नहीं है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए मिनिमम 6 मंथ्स की फटीग होना चाहिए बंदा, और उसमें वो जो जितने भी लक्षण हैं, जैसे उसमें क्या क्या अलग अलग लक्षण आ जाते हैं। एक तो फटीग तो फील करता ही करता है, उसके बाद उसके अलावा उसमें कुछ सोमेटिक सिंपैथेटिक सिम्टम्स भी आते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि नींद उसकी जो है वो डिस्टर्ब रहती है, लाइट की सेंसिटिविटी पे बढ़ जाती है उस पर। अदर देन दैट आप देखेंगे वो चिड़चिड़ापन आ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी फटीग होगा इंसान तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी विल लीड टू डिप्रेशन, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, मेंटल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बदलाव जो है आना शुरू हो जाते हैं व्यक्ति में। एग्जैक्टली ये 6 महीने के वक्फे के अंदर ये सारे बदलाव आना स्टार्ट हो गए। तनाव उस शरीर में अपने आप आना शुरू हुआ, क्योंकि आपकी फिजिकल जो वेलबींग है वो आपके मेंटल वेलबींग के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपका फिजिकल वेलबींग नहीं है तो मेंटल वेलबींग भी आपकी चेंज हो जाती है, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट आपको डिस्क्राइब करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत बार मेडिसिन खाने के बावजूद भी
ही इज नॉट गेटिंग अ वेरी गुड रिलीफ। हाँ, इसका ये करेक्टरिस्टिक एक जो देखा जाता है कि अच्छी आप रेस्ट करने के बाद भी जो इसका परफेक्टली जो वेल फील नहीं करता है इंसान, बिल्कुल भी फीलिंग जो वेलनेस आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मॉर्निंग में उठते हैं हम लोग तो फील वेलनेस होती है हमारे को, हम दिन की अच्छे स्टार्ट करना चाहते हैं, और वही ऐसा नहीं हो बहुत पाता बिल्कुल है। ऐसा ही तो सर आपने कहा कि डायग्नोज भी इसका कोई खास नहीं रहता है, Perfect. तो सर फिर हमने जो बाकी जो अंडरलाइंस जो आपने बताई डिजीज थी, जैसे हमारा कोई भी थायराइडिज्म सारे टेस्ट करवा लिए, उसके बाद क्या इलाज रहता है इसका? देखिए इसमें अगर उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता तो? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने आपको बताया जैसे एक कंडीशन है वो बिल्कुल मिमिक करती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन फीमेल्स में ज्यादा होता है, जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन होती है, आप देखेंगे उनकी मदर में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी, या ज्यादा प्रोन है, महिलाएं ज्यादा प्रोन है एज कम्पेयर टू द मेल्स। तो उनमें भी टेंडरनेस, पूरे बॉडी में पूरे शरीर के अंदर टेंडरनेस मतलब कि दर्दें होती हैं, उनको दबाने पे भी दर्द है, मामूली सी दबाने पे भी दर्द होगी उनको। तो ये सब चीज़ें जो है, अब अगर आप देखें कुछ दवाइयाँ मार्केट में हैं, मतलब देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स विच विल गिव यू सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो आपकी इन फटीग फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। पर अब इशू ये है कि कौन सी मेडिसिन एग्जैक्टली किस पे कैसे काम करेगी, वो जो सिनेरियो है वो देखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मेंटल, आपको रिएश्योरेंस, पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है रिएश्योरेंस, क्योंकि जब आपने कॉजेस रूल आउट कर दिए कि इसमें कोई भी इतना सीरियस कॉज नहीं है, तो आपने पेशेंट को रिएश्योर करना है कि भैया आप ठीक हो जाओगे, इट माइट टेक सम टाइम, आपको हो सकता है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, आपको बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें आप योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, योगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन आपके मेंटल वेलबींग को कर देती है, इंप्रूव करती है। और सिर्फ मेडिटेशन और योगा जैसी और या एक्सरसाइजेस भी मैं कह रहा हूँ, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बॉडी के अंदर गुड हार्मोन जो है उनको रेज करती है, जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, उनको रेज करती है। उसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, सेरोटोनिन आता है, डोपामिन आता है, एसिटाइलकोलिन आता है, ये इनकी लेवल्स को रेज करते हैं। तो लेवल जब रेज होगी तो आप में वेलबींग अपने आप आ जाएगी। और डेफिनेटली फूड ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं ना कहीं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फटीग हमें कितनी देर से हो रही है और किस कारण से हो रही है। एग्जैक्टली सब मसल पेन्स, मस्कुलर पेन्स, जहाँ पे बोन पेन्स के लिए आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या आप क्या देखते हैं ऐसे प्रेजेंट कि कितने लोग जो है वो फटीग सिंड्रोम से ग्रस्त थे? देखिए मैं आपको ऐसा एक रफली बताता हूँ, हमारे मतलब मेरे यहाँ पे हम लोग यूजुअली एक डाटा फॉर्म होता है, एक डाटा फॉर्म में कंप्लीट पेन क्लिनिक में कंप्लीट डाटा फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है, अदर देन टेकिंग ए वेरी गुड हिस्ट्री ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है, और उसके अलावा वो सारे पेन के कंडीशन जो है उसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में बनाया होता है। यहाँ तक कि उसमें मेंटल वेलबींग का चार्ट भी होता है, यहाँ तक कि उसमें बॉडी की जो आपका एक जो जैसे मैंने फाइब्रोमाइल्जिया के लिए बोला उसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया का भी एक चार्ट होता है। तो सबको हम सिम्टम सीवियरिटी स्कोर कहते हैं, उनको हम सबको लेते हैं, उनको सिम्टम सीवियरिटी स्कोर को लेके अगर आप उससे ओवरऑल पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा chronic fatigue syndrome is very common among females. Overall it has an incidence of 3 to 5% के करीब फीमेल्स में है, और ये यूजुअली मिडिल और यंग एज ग्रुप में ही ज़्यादा, हाँ ये उसमें करीब आ जाता है, मिडिल ग्रुप में आ जाता है। ओल्ड एज ग्रुप को ये यूजुअली स्पेयर करता है। ओल्ड एज ग्रुप में बहुत सारी फटीग की अदर रीजंस हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहूँगी, मैंने बहुत हद तक देखा है कि हमारे जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस एरिया में पर्टिकुलरली इस एरिया में विटामिन डी की बहुत कमी है। तो विटामिन डी का जो है उससे भी काफ़ी हद तक कुछ डेफिशिएंसीज बिल्कुल विटामिन की कुछ डेफिशिएंसीज, तो वो अगर अपने डाइट को आप इम्प्रूव करें, या अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन की तो आप तब ले सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली विटामिन ठीक है आप ले रहे हैं तो इट्स ओके, बट कभी टॉक्सिक लेवल से बाहर नहीं जाना आपने, मतलब तो अगर आप उनका मात्रा बढ़ाते हैं, अपने शरीर में पौष्टिक खाना खाते हैं और अपनी सप्लीमेंटेशन को प्रॉपरली करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। इस जो लगातार बने रहने वाली जो थकावट है उससे निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी और कीमती समय आपने हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लंबे समय तक बने रहने वाली जो थकान होती है इसे सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप चेकअप करवा सकते हैं, इसकी मेडिसिन हैं और ज़रूरत है अवेयरनेस की। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।